Hello everyone, how are you all? So today we are going to discuss about international bodies. इंटरनेशनल बॉडी स्पोर्ट्स के अंदर जो ग्लोबल लेवल पर या फिर हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करती है, स्पोर्ट्स को मॉनिटर करती है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। तो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उन इंटरनेशनल बॉडीज को हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल बॉडीज की, हिंदी में जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। सबसे पहले अगर बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि आईएएएफ। आज के दिन आईएएएफ को जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका नाम बदल कर जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो चुका है। आईएएएफ जो है ये एथलेटिक्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके लिए यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आईएएएफ जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एंड आईएएएफ जो है इज टुडे नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये वाला टॉपिक जो है हमारा ये भी कंप्लीटली फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जहां भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। अब देखिए बात करते हैं आईएएएफ की। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसकी स्थापना यानी कि इट वाज फाउंडेड ऑन 17 जुलाई 1912। तो इसका फाउंडेशन दिवस कब आता है? 17 जुलाई 1912। इट इज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो गेम है जिसको हम अक्सर ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जानते हैं। सो एथलेटिक्स इज सिनोनिमस विद ट्रैक एंड फील्ड, यानी कि इसके अंदर कुछ ट्रैक इवेंट्स होते हैं, कुछ फील्ड इवेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के अंदर आपके लिए जानना जरूरी है कि इसके अंदर जो है हेप्टैथलॉन इवेंट जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, और डेकैथलॉन जो होता है वो बॉयज के लिए होता है। तो डेकैथलॉन इज फॉर बॉयज, हेप्टैथलॉन इज फॉर गर्ल्स। हेप्टैथलॉन के अंदर जो है यहाँ पर 7 इवेंट्स होते हैं, और डेकैथलॉन के अंदर जो है यहाँ पर 10 इवेंट्स होते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड या कहीं एथलेटिक्स एक ही बात है। तो इसकी जो आईएएएफ जो बॉडी है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 17 जुलाई 1912 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो कब बना दिया गया था, यानी कि आईएएएफ का नाम जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से कब से जाना जाने लगा? इट इज फ्रॉम अक्टूबर 2009, यानी कि अक्टूबर 2019 से जो है, नॉट 9, 2019 से जो है इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाने लगा। प्रीवियसली इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता था। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का मतलब क्या हुआ? एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब क्या हुआ? एमेच्योर यानी कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं they can participate in sports out of their passion for sports, out of their love for sports, out of their interest in sports। यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो एथलेटिक्स के सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उनको पसंद है, वो अपनी एक्सीलेंस को, वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाना चाहते हैं तो। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि मनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आप स्पोर्ट्स को एक मीडियम बनाकर, स्पोर्ट्स को एक माध्यम बनाकर, जरिया बनाकर आप पैसा कमाने की नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि एमेच्योर का मतलब ही ये है कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर जो है अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए जो है, अपने शौक को पूरा करने के लिए आप खेलेंगे। चलिए, ये हिंदी में है, सो इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो आईएएएफ है, ये एथलेटिक्स को तो गवर्न करती है, इसके अंदर ट्रैक एंड फील्ड के अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे क्रॉस कंट्री रनिंग इसके अंदर आती है। अच्छा, क्रॉस कंट्री से मुझे याद आया, आप ये बताइए एथलेटिक्स के अंदर मैराथन होती है, तो मैराथन का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता है? 42 किलोमीटर्स होता है? नहीं, इट इज 42.195 किलोमीटर्स। आपको ये एग्जैक्ट पीछे के जो 3 डिजिट्स हैं 195, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर जो है इसी तरह के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और वहां हम जल्दबाजी करके कभी-कभी गलत मार्क कर देते हैं। सो 42.195 किलोमीटर इज द एग्जैक्ट आंसर। अगर 42 किलोमीटर आता है ऑप्शन में और नन ऑफ द अबव आता है, इसके अलावा बाकी दूसरा 20 किलोमीटर आ गया या 31 किलोमीटर आ गया और एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ गया, तो आपने नन ऑफ द अबव को टिक करना है। 42 किलोमीटर को आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है दैट इज 42.195।
क्रॉस कंट्री रनिंग इसके अंदर होती है, रोड रनिंग इसके अंदर होती है, रेस वॉकिंग इसके अंदर होती है, माउंटेन रनिंग, अल्ट्रा रनिंग, यानी कि एक तरीके से आप ये मानिए कि रनिंग रिलेटेड जितनी भी टाइप की रेसेस होती हैं, वो सभी की सभी जो हैं एथलेटिक्स के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि आईएएएफ का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है मोनाको में। इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आईएएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज इन मोनाको एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज सिगफ्राइड एडस्ट्रॉम ऑफ स्वीडन। यानी कि जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? सिगफ्राइड एडस्ट्रॉम। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कहाँ के थे ये? रहने वाले स्वीडन के थे। किस टाइम से किस टाइम तक थे? 1912 से 1946 तक थे। तो यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो एमेच्योर वर्ड है, यानी कि जो आईडब्ल्यूएफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर से एमेच्योर वर्ड को जो है रिमूव कर दिया गया था इसके नाम में से। कब? 1970s में, टू फोकस ऑन प्रोफेशनलिज्म। यानी कि 1970s के लेट 1970s में यहाँ से आईडब्ल्यूएफ से एमेच्योर रिमूव हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ही इंटरनेशनल एसोसिएशन बन गई थी। फिर उसके बाद से 2019 में इसको अब जो है आज के दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो एमेच्योर का मतलब आपको समझ में आया। प्रोफेशनलिज्म यानी कि यू कैन मेक स्पोर्ट्स योर प्रोफेशन, यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड स्पोर्ट्स, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू दैट। यानी कि फॉर एग्जांपल दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है। प्लेयर ए जो है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है और किसी भी तरह का, किसी भी ब्रांड की ना तो वो टी शर्ट पहनता है, ना किसी ब्रांड का, कंपनी का जो है प्रोटीन यूज करता है, कोई भी सप्लीमेंट यूज करता है, ना ही किसी ब्रांड की दी हुई एसेसरीज यूज करता है, शूज हो गए, वाटर बॉटल हो गई, कोई भी चीज ये यूज नहीं करता है। वहीं पर एक प्लेयर है, प्लेयर बी। प्लेयर बी जो है वो नाइकी के शू यूज करता है, शूज पहनता है। हम एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियरली और समझाना चाह रही हूँ कि एमेच्योर और प्रोफेशनलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नाइकी के शूज पहनता है, ठीक है। अंडर आर्मर की जो है वाटर बॉटल बॉटल जो है यूज करता है। तो यानी कि ये वाला एथलीट क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें यूज कर रहा है, और ये भी एक एलीट एथलीट है। यानी कि ये भी एक बहुत बढ़िया एथलीट है और ये भी एक एलीट एथलीट है, बढ़िया एथलीट है। तो जो एथलीट बी है वो जो है प्रोफेशनलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, और एथलीट ए जो है वो एमेच्योर है। यानी कि एथलीट ए जो है वो क्या है? एमेच्योर। और एथलीट बी जो है वो क्या है? प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको एमेच्योर और प्रोफेशनलिज्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज इन हिंदी, यू कैन रीड इट इन हिंदी ऑल्सो। अब आईडब्ल्यूएफ के अगर कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं, तो आईडब्ल्यूएफ के अंदर 213 मेंबर नेशंस हैं। कितने मेंबर नेशंस हैं? 213। इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जो ये 213 मेंबर नेशंस हैं, ये जो हैं कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टेरिटरीज हैं, जो यानी कि इनकी जो टेरिटरीज हैं, ये कैटेगराइज हो रखी है 6 कॉन्टिनेंट्स में। यानी कि 213 मेंबर नेशंस हैं, और जो टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज या फिर हम कह सकते हैं जो एरिया है, जो एरिया है इन मेंबर नेशंस का, वो 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर कैटेगराइज हो रखा है। वो 6 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशियना। ओशियना का मतलब हुआ यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है यहाँ पर अलग अलग लिया हुआ है। पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जो है एक ही नहीं लिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका को अलग और साउथ अमेरिका को अलग। देन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर इसके बाद कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स एसोसिएशंस कौन कौन सी हैं? यानी कि हर कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट के लेवल पे एक तो आईडब्ल्यूएफ तो हमारी इंटरनेशनल हो गई, या फिर हम अब हमें कहना चाहिए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स तो हमारी इंटरनेशनल बॉडी हो गई एथलेटिक्स के लिए। कॉन्टिनेंटल बॉडीज कौन सी हैं? 6 कॉन्टिनेंट्स की हमने बात की, तो 6 कॉन्टिनेंटल बॉडीज भी होंगी, जो उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए, लोगों के अंदर जो है यूनिटी, पीसफुलनेस, वायलेंस को कम करने के लिए,
जो है अलग-अलग तरह के स्टेप्स लेती होंगी कॉन्टिनेंटल लेवल पे। यानी कि कॉन्टिनेंट के लेवल पर, महाद्वीप के लेवल पर स्पोर्ट्स को जो है वो रेगुलेट करती हैं, स्पोर्ट्स को मॉनिटर करती हैं और उसको मॉनिटर करती हैं, रेगुलेट करती हैं। उसके लिए वो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो कि सुप्रीम हम कह सकते हैं इन सभी के अंदर, या फिर हम कहें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है उससे भी कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, ताकि जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम रेलेवेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम अचीव कर पाएँ। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं और हम जो है कॉन्टिनेंट लेवल पर जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग हैं। तो दोनों के बीच में एक रेलेवेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। वो रेलेवेंस तालमेल कैसे होगा? वो तभी होगा जब हमारे जितनी भी कॉन्टिनेंटल एथलेटिक एसोसिएशंस हैं, वो सभी एसोसिएशंस किसके साथ में मिलकर काम करेंगी? वर्ल्ड एथलेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ में जब मिलकर काम करेंगी। चलिए तो देख लेते हैं एक बार कि कॉन्टिनेंट्स की कौन-कौन सी एसोसिएशंस हैं। ट्रिपल ए यानी कि एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, CAA कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन एथलेटिक्स, अफ्रीकन कंट्रीज, कॉन्सुडुलेट साउथ अमेरिकन एथलेटिक्स कॉन्फेडरेशन, NACA नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। यानी कि यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म ही है। NA stands for North America, then Central America, then Caribbean Athletic Association. Then EAA है हमारी यूरोपियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एंड OCA है ओशियाना एथलेटिक्स एसोसिएशन। एथलेटिक्स एसोसिएशन तो सभी के अंदर कॉमन है बिकॉज ऑल दीज एसोसिएशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स। चलिए ये हिंदी में है। अब आगे बात करेंगे कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एथलेटिक्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये अपने-अपने कॉन्टिनेंट के लेवल पर, अपनी-अपनी कंट्री के लेवल पर, यानी कि वहाँ पर जो इनका हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नेशनल लेवल पर जो है ये वर्क करती हैं। तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस होती हैं, उनके एग्जीक्यूशन से संबंधित, यानी कि सारा जो देखभाल का काम है वो पूरा का पूरा ये अपनी कंट्री के लेवल पर करती हैं। जो मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं दे हैव अ फॉर्म ऑफ परमिट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव नेशनल बॉडी। जितने भी मेजर कॉम्पिटिशन्स जो हैं, जितनी भी प्रमुख प्रतियोगिताएं जो हैं, उनसे संबंधित राष्ट्रीय निकाय से परमिट का एक प्रारूप होता है। यानी कि जितनी भी वहाँ की रिस्पेक्टिव नेशनल बॉडीज हैं, they are also kind of they also have to take a permit, we can say, and these associations they look after all the type of events happening at national level. चलिए अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस क्या है IAAF के, यानी कि कार्य क्या है, क्या क्या ये काम करती है। IAAF की हम बात कर रहे हैं, अब हम कॉन्टिनेंटल लेवल पर जो एसोसिएशंस है, नेशनल लेवल पर जो एसोसिएशंस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फंक्शंस में जो IAAF है ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन वेरियस नेशंस, यानी कि एक से ज्यादा नेशंस के बीच में काम करती है, एक से ज्यादा नेशंस के साथ में कोऑर्डिनेट करती है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम कंट्री, विद इन द सेम एरिया। अगर ये इंट्रानेशनल गवर्निंग बॉडी होती तो ये जो है किसी न किसी एक कंट्री के लेवल पर ही काम कर रही होती। इंटरनेशनल है तो यानी कि विभिन्न देश जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर जो है। तो एथलेटिक्स के स्पोर्ट को जो है यहाँ पर ये प्रमोट करती है। ट्रैक एंड फील्ड इसके अंदर आता है। जो इवेंट्स हमने अभी डिस्कस करे थे, माउंटेन रनिंग, अल्ट्रा रनिंग, रेस वॉक, क्रॉस कंट्री, रोड रनिंग, ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो एथलेटिक्स में आते हैं। तो इन सभी इवेंट्स को गवर्न करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स को गवर्न करती है, क्रॉस कंट्री, अल्ट्रा रनिंग के इवेंट्स को गवर्न नहीं करती, नहीं। जितने भी इवेंट्स एथलेटिक्स के अंदर आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्लेड विद इन द इनसाइड द स्टेडियम और आउटसाइड द स्टेडियम, इट कवर्स ऑल द इवेंट्स। चलिए अब इसका और क्या फंक्शन है और क्या कार्य है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, उनको स्टैंडर्डाइज करती है। स्टैंडर्डाइज यानी कि वो हर जगह सेम एप्लीकेबल होंगे। उनके अंदर जो है ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए अलग होंगे, चाइना के लिए अलग होंगे,
ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग होंगे, वो सभी के लिए जो है सेम होंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको मैनेज करती है, उन सबका रिकॉर्ड कीपिंग जो फंक्शन है वो ये परफॉर्म करती है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि इट कीप्स द रिकॉर्ड एट वर्ल्ड लेवल ऑफ वेरियस एथलीट्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, सैंक्शन है, इट आल्सो वर्क्स टू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेटरमेंट एंड सैंक्शनिंग ऑफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियनशिप्स होनी होती है उनको एक तरीके से सैंक्शन करती है, आप कह सकते हैं उनको एक तरीके से काइंड ऑफ परमिशन देती है, या उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है बोलती है। क्या इसके अंदर वर्ल्ड जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो काम है वो किस चीज से संबंधित है? वो मैनेजमेंट से संबंधित है। मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, यानी कि आईओसी। आईओसी हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक मूवमेंट के अंदर जो है पूरा वर्क करती है। अब आईओसी जो है वो किसने मतलब इसकी शुरुआत की थी? इट वाज फाउंडेड बाय पायरे दे कोबर्टिन। पायरे दे कोबर्टिन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी माना जाता है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो जो आईओसी है ये पायरे दे कॉबर्टिन ने इसको जो है शुरू किया था। इट वाज फाउंडेड ऑन 23 जून एंड 1894। 23 जून 1894 को जो है इट वाज फाउंडेड। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? स्विट्जरलैंड में। यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। लोसेन स्विट्जरलैंड इज द एग्जैक्ट लोकेशन। तो आईओसी जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी है ऑफ वर्ल्ड वाइड मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट। मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट यानी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम से संबंधित जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, डिफरेंट बॉडीज के द्वारा, उन सभी के एफर्ट्स को जो है ये एक तरीके से रिकग्नाइज करती है, रेगुलेट करती है, एक्नॉलेज करती है। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी है वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट है उसके अंदर। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स। चलिए ये हिंदी में है। अब जो ग्रीक बिजनेसमैन है डिमेट्रियस विकालेस, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। याद ही करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो पहले प्रेसिडेंट थे वो उनका नाम है, वो नाम आपको याद ही करना पड़ेगा। इट वाज ही वाज डी विकालेस। जो करंट प्रेसिडेंट है आईयूसी के ये कौन है? थॉमस बैच। थॉमस बैच आईयूसी के हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। अब आईओसी के क्या फंक्शंस हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके क्या फंक्शंस हैं? देखिए आईओसी जो है ये सिलेक्ट करती है होस्ट सिटी को टू ऑर्गेनाइज द ओलंपिक गेम्स। यानी कि कौन सी सिटी के अंदर ओलंपिक गेम्स होंगे ये उस सिटी को सिलेक्ट करती है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द सिटी वेयर ओलंपिक गेम्स वुड टेक प्लेस। किस शहर में होंगे, किस सिटी में होंगे, किस कंट्री की सिटी में होंगे। याद रखिएगा जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो सिटी ऑर्गेनाइज करती है, कंट्री नहीं, सिटी होस्ट करती है। सो ओलंपिक गेम्स आर होस्टेड बाय सिटी नॉट बाय कंट्री। आपको इस चीज को तो बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ओलंपिक गेम्स कौन होस्ट करता है? सो ओलंपिक गेम्स आर ऑलवेज हॉस्टेड बाय अ सिटी। मैं इसको इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक गेम्स आर ऑलवेज हॉस्टेड बाय अ सिटी, यानी कि इनको सिटी होस्ट करती है। ठीक है, फिर जो आईओसी है ये ऑर्गेनाइज करती है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स विच आर हेल्ड इन समर एंड विंटर एवरी 4 years। यानी कि हर 4 साल में समर में भी होते हैं, विंटर में भी होते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स। इनको ऑर्गेनाइज करती है यानी कि इनका आयोजन करती है। चलिए इट promote Olympic values and principles globally.
देखिए और हमारे ओलंपिक की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे कुछ वैल्यूज़ का अगर मैं नाम लूँ तो एक है एक्सीलेंस, देन वी हैव फ्रेंडशिप। तो ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी कि क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें ओलंपिक मूवमेंट के द्वारा प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। एक्सीलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर कि एक तरीके से जो ओलंपिक मूवमेंट है उसके अंदर जो है जो ये कमेटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये एनकरेज करती है एथलीट्स को ये जो है एथलीट्स को मोटिवेट करती है कि आप एक्सीलेंस के ऊपर फोकस कीजिए। यानी कि स्पोर्ट्स में आपको ओलंपिक्स में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपने अपना बेस्ट देने के ऊपर फोकस करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके आपको किसी भी तरह से इल्लीगली आपको चीज़ें जो है अपना करके आपको बस जीतना है, नहीं। विनिंग ओनली शुड नॉट बी योर फोकस, विनिंग शुड बी योर फोकस। फ़र्क है मेरी बात में, ध्यान से सुनिए। विनिंग शुड बी योर फोकस बट विनिंग ओनली शुड नॉट बी योर फोकस। यानी कि जीतना तो जरूरी है, जीत की सोच रखना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ जीतना ही जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी सोच रखना जो है ये एक पॉजिटिव सोच नहीं दर्शाता है। अगर आप इसके अंदर जो है इलीगल वेज का अगर यूज करते हैं तो यानी कि यू हैव टू कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये कही जाती है, इस एक्सीलेंस की वैल्यू के थ्रू ये चीज प्रमोट की जाती है, एनकरेज की जाती है दैट यू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट दीजिए, दैट्स इट। बस आपको अपना एफर्ट जो है वो बढ़िया देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज फ्रेंडशिप। यानी कि थ्रू स्पोर्ट्स जो है ओलंपिक मूवमेंट थ्रू स्पोर्ट्स जो है एक फ्रेंडशिप की फीलिंग जो है नेशंस के बीच में, लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में एस्टैब्लिश करने की सोचती है। यानी कि लोगों के बीच में जो हॉस्टिलिटी है, नेशंस के बीच में अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी यानी कि मनमुटाव है, थोड़ा बहुत भी डिफरेंसेस हैं नेशंस के बीच में, तो वो डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो जाए। तो ओलंपिक वैल्यूज को जो है प्रमोट करती है ओलंपिक मूवमेंट, और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है ओलंपिक्स के, उनको भी। इट इंश्योर्स अडेयरेंस टू द ओलंपिक चार्टर एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। यानी कि ओलंपिक चार्टर है हमारा, उसको अडेयर करके चलती है, यानी कि ओलंपिक चार्टर के हिसाब से चलती है। ओलंपिक चार्टर के अंदर क्या है, जैसे हमारा सिटीजन चार्टर होता है, हमारी कंट्री का जो सिटीजन चार्टर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिटीजन से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिकली। तो ओलंपिक चार्टर के अंदर ओलंपिक से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह से जो है ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, किस तरह से जो है ये चलेंगे, किन किन एरियाज के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, यानी कि एवरीथिंग रिलेटेड टू ओलंपिक्स इज रिटन देयर। एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि जो चीज सही है उसी को प्रमोट किया जाएगा, कुछ भी करने की अनुमति जो है वो नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू डू ओनली व्हाट इज राइट। आपको सही चीज ही करनी है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए, फिर उसके बाद जो आईओसी है, इट फोस्टर्स कोऑपरेशन बिटवीन एनओसीज एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। यानी कि आईओसी और क्या काम करती है, जितनी भी नेशनल ओलंपिक कमेटीज हैं, यानी कि नेशन के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हर कंट्री की अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये इन सभी कमेटीज के बीच में एक कोऑपरेशन, एक तालमेल बनाकर रखती है, और एक तालमेल बनाकर रखने के लिए सभी कमेटीज को भी जो है बोलती हैं कि आप भी जो है आपस में एक तरीके से एक अच्छा तालमेल बनाकर रखिए। और जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उन सभी फेडरेशंस के साथ भी कोऑपरेट करके चलती है। इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि स्पोर्ट्स और एथलीट्स के विकास को जो है हमेशा जो है सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, हमेशा उसके लिए जो है पॉजिटिवली हमेशा खड़ी रहती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आईओसी के अंदर जो है एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ जो कि बिल्कुल एकदम एक्टिवली काम करते हैं, कुछ ऑनररी मेंबर्स हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम नेशनल ओलंपिक कमेटीज। बट नेशनल ओलंपिक कमेटीज से यानी कि हर कंट्री से जो है कुछ ना कुछ जो है मेंबर्स हैं, बट कुछ कंट्रीज से जो है एक से ज्यादा मेंबर्स भी हैं।
खासकर मोस्ट प्रोबेबली उन कंट्रीज से जिनमें या तो ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं या फिर किसी कंट्री का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ओलंपिक मूवमेंट के अंदर, तो उन कंट्रीज को एक तरीके से प्रिविलेज है कि उनके जो मेंबर्स हैं वो इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो आईओसी है, इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यानी कि जो काम करने वाला जो बोर्ड है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके अंदर जो है एक प्रेसिडेंट है, जो कि अभी हमारे थॉमस बैच हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट हैं और 10 जो हैं बाकी कार्यकर्ता हैं, अदर आईओसी मेंबर्स हैं। तो ये था ढांचा। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये डे टू डे ऑपरेशंस को देखता है, यानी कि एवरी डे बेसिस पर जो भी चीजें होती रहती हैं, उसको देखता है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड एट द आईओसी सेशन बाय सीक्रेट बैलेट। ये यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आईओसी के अंदर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उन बोर्ड मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, उनको कैसे चुना जाता है, बाय सीक्रेट बैलेट। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। Various commissions handle different aspects such as athletes, ethics and medicine। यानी कि अलग-अलग जो है डिपार्टमेंट्स एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो अलग-अलग एरियाज को हैंडल करते हैं। कुछ एथलीट्स को लेकर काम करते हैं, कुछ एथिक्स को लेकर काम करते हैं और कुछ मेडिसिन को लेकर काम करते हैं। चलिए, अब आगे चलेंगे। जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, 10 अदर मेंबर्स हैं, तो उसका जो हेड है, उसका जो मुखिया है, वो हमारा प्रेसिडेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईओसी। तो प्रेसिडेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो आईओसी है, आईओसी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए, यानी कि पूरा मैनेजरियल लेवल पर किस तरीके से चीजें चलेंगी, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, उन सारी चीजों की देखभाल करना, मैनेज करना जो है वो प्रेसिडेंट का काम है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फीफा। फीफा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो इट इज फॉर फुटबॉल, राइट। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। फिर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें फीफा के, तो फीफा भी एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। हम सभी इंटरनेशनल बॉडीज की ही बात कर रहे हैं खैर यहाँ पर। तो ये जो है फुटबॉल के स्पोर्ट्स के संबंध में जो है काम करती हैं। फुटबॉल को कॉमनली दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सोकर भी माना जाता है। तो कहीं पर सोकर आए या फुटबॉल आए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि फीफा जो है इसकी स्थापना कब हुई। यानी कि इट वाज फाउंडेड ऑन 21 मई 1904। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? 21 मई 1904 को पेरिस में, फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके बाद फीफा जो है, फीफा का जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन जूरिच, स्विट्जरलैंड, जहां पर ये कोऑर्डिनेट करती है, ओवरसी करती है अपनी सभी एक्टिविटीज को। तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जूरिच, स्विट्जरलैंड। ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फीफा के अंदर बहुत सारी मेंबर एसोसिएशंस होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में से बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो फीफा के मेंबर होती हैं। अब फीफा कांग्रेस जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। इसके अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेंबर एसोसिएशन से। यानी कि जितनी भी एसोसिएशंस जो फीफा की मेंबर होती हैं, ध्यान से सुनिए, जितनी भी एसोसिएशंस जो फीफा की मेंबर होती हैं, वो सभी एसोसिएशंस जो हैं, उन सभी की सभी एसोसिएशंस के अंदर से जो हेड होता है, हेड अथॉरिटी है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो कौन है? फीफा कांग्रेस। यानी कि फीफा कांग्रेस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ये आपके लिए याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो क्या है? फीफा कांग्रेस। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो फीफा काउंसिल जो है, इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। यानी कि इसको कौन इसका हेड, इसका प्रमुख, इसका मेन लीडर कौन है? वो इसका प्रेसिडेंट है, जो कि अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यानी कि किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है फीफा काउंसिल के। फिर फीफा काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के।
इसके अंदर भी प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम कॉन्टिनेंटल कन्फेडरेशंस। कॉन्टिनेंटल कन्फेडरेशंस यानी कि वो सभी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्टिनेंट के लेवल पर काम करती हैं, जो कंट्री के लेवल पर काम करती हैं। ये काउंसिल जो है, जो अलग अलग कमेटीज हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, जिनका फोकस है स्पेसिफिक एरिया ऑफ फुटबॉल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि काउंसिल उन सारी एक्टिविटीज को देखती है, उन सारी कमेटीज को देखती है जो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल के विकास के लिए, फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती हैं। चलिए, अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फीफा कांग्रेस जो है इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ऑफ द मेंबर एसोसिएशंस। ये हमने बात कर ली कि फीफा कांग्रेस जो है ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये एनुअली मिलती है, डिस्कस करती है, डिसाइड करती है जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। तो फीफा कांग्रेस जो है ये कब मिलती है? ये एनुअल मीटिंग करती है, यानी कि इट मीट्स एनुअली। ये एनुअली मिलती है, जो भी क्रूशियल मैटर्स होते हैं, जो भी जरूरी डिसीजंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनके सबके बारे में डिस्कस करती है, उनके ऊपर डिसीजन लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल फीफा के जो है स्टेच्यूज में चेंज करना है, स्टेटस पॉलिसीज में चेंज करना है, इलेक्शंस में चेंज करना है फीफा प्रेसिडेंट के, यानी कि कुछ भी अगर चेंज करना है तो वो एनुअली फीफा कांग्रेस की मीटिंग के अंदर होगा। फिर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट डेवलप एंड एनफोर्सेस रूल्स फॉर सोकर, यानी कि फुटबॉल के लिए रूल्स जो है ये डेवलप करती है, बनाती है। कोई और नया रूल लेकर आना होता है तो उसको लेकर आती है और उन रूल्स को फिर एनफोर्स करती है, यानी कि उन रूल्स को लागू करती है। ये ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है इंटरनेशनल सॉकर टूर्नामेंट्स, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया हमारा। फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड टूर्नामेंट है। उसको मैनेज करती है, उसको पूरा आयोजन करती है। सोकर की, फुटबॉल की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करती है। फेयर प्ले, एथिक्स, इंटीग्रिटी, यानी कि इन सब वैल्यूज को बढ़ावा देती है और जितनी भी कॉन्टिनेंटल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनके साथ में मैनेज करती हैं। अगली कमेटी की, ऑर्गेनाइजेशन की हम अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये हमारी है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, यानी कि ये तीसरी इंटरनेशनल बॉडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है पैरेलल, और ओलंपिक मतलब, यानी कि पैरा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं दे आर पैरेलल टू ओलंपिक्स, यानी कि ओलंपिक्स के साथ साथ चलते हैं। तो पैरा मीन्स पैरेलल, ठीक है। तो आईपीसी जो कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है, आईपीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली गवर्न करती है पैरा ओलंपिक मूवमेंट को। पैरा ओलंपिक मूवमेंट को यानी कि जितने भी पैरा एथलीट्स के लिए जो है एफर्ट्स किए जाते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनको बेटर हम कहेंगे एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उन सारी चीजों को जो है गवर्न करती है आईपीसी, दैट इज इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। अब आईपीसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आईपीसी जो है वो पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है पैरा एथलीट्स के लिए, और ये एज ए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स वर्क करती है। कितने स्पोर्ट्स के लिए वर्क करती है ये इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स? इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1989। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। It was founded on 22nd September 1989 in Düsseldorf, West Germany। ये जगह का नाम है जहां पर इसकी स्थापना होती है। फिर इसका जो हेड क्वार्टर है वो बून में है, जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आईपीसी जो है इसका एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एंड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 182 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटीज से हैं, 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड से हैं एंड 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से हैं। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग काम करते हैं, ये भी पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? 182 तो नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटीज हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि नेशन के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो पैरा ओलंपिक कमेटीज काम कर रही हैं, तो 182 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन कमेटीज से। 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल्ड वहां से हैं, और 5 कहां से हैं? जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से हैं। तो आईपीसी जो है ये एक
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरीके से कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, एवरीबडी पार्टिसिपेट्स इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। अब इसके फंक्शंस के बारे में अगर बात करें, तो ये पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, जो कि ओलंपिक गेम्स के जस्ट बाद ही होते हैं। इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स द पैरालंपिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो भी पैरालंपिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं उनका विकास करती है, उनको मेंटेन करती है, डेवलप करती है, सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करती है और पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करती है, अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाती है। सोशल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ, यानी कि इट ट्राइज टू गिव एवरीबडी द इक्वल अपॉर्चुनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, यानी कि विभिन्नताओं के बावजूद भी सबको समान अवसर देना। ये एक तरीके से इंश्योर करती है कि फेयर कॉम्पिटिशन्स हो और जितने भी पैरा स्पोर्ट्स हैं ग्लोबली उनको एडवांस करने की कोशिश करती हैं थ्रू वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जितने भी पैरा स्पोर्ट्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करती है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आती है। फिर हम बात करते हैं फीना, यानी कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर एक्वेटिक स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं उनके लिए। फीना की फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फेडरेशन इंटरनेशनल दे नटेशन, तो ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एक्वेटिक स्पोर्ट्स के लिए काम करती है। तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स को पहले जो है फीना के नाम से जाना जाता था। ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल दे नटेशन है, ये फ्रेंच के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ये इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है आईओसी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वाटर स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि एक्वेटिक्स के अंदर, एक्वेटिक स्पोर्ट्स के अंदर, उन सभी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को एडमिनिस्टर करती है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट वाज फाउंडेड एज फीना, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो एज अ फीना हुई थी, या फिर हम कहें इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन इन 1908। ये यहाँ पर याद रखना जरूरी है, कौन से ईयर में, 1908 में। फेडरेशन को ऑफिशियली रीनेम कर दिया वर्ल्ड एक्वेटिक्स के नाम से, कब, जनवरी 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसेन, स्विट्जरलैंड। ये भी आपको याद रखना जरूरी है, याद आपको रह ही जाना चाहिए क्योंकि आईओसी का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो करंटली जो है ये 6 एक्वेटिक स्पोर्ट्स, यानी कि 6 वाटर स्पोर्ट्स के अंदर जो है सारी एक्टिविटीज को देखभाल करती है, उनकी मैनेजमेंट करती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करती है। वो कौन कौन से 6 स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है, डाइविंग है, हाई डाइविंग है, आर्टिस्टिक स्विमिंग है, वाटर पोलो है एंड ओपन वाटर स्विमिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी स्पोर्ट्स के बारे में जो है पता होना चाहिए, याद होने चाहिए आपको। फिर वर्ल्ड एक्वेटिक्स मेंबरशिप जो है ये मीट करती है जनरल कांग्रेस में हर 2 साल, यानी कि इसके जितने भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी लोग इससे संबंधित है, वो कब मिलते हैं, हर 2 साल में मिलते हैं। फिर जनरल कांग्रेस इज वर्ल्ड एक्वेटिक्स हाईएस्ट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड एक्वेटिक्स की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो क्या है, जनरल कांग्रेस। ये यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर एक जनरल कांग्रेस के अंदर जो है 2 वोटिंग मेंबर्स होते हैं फ्रॉम ईच मेंबर फेडरेशन, यानी कि जितनी भी फेडरेशन मेंबर हैं उन सभी मेंबर फेडरेशन से 2 वोटिंग मेंबर्स होते हैं। तो एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, प्लस नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं। फिर 22 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड एक्वेटिक्स ब्यूरो होते हैं। फिर ऑनररी लाइफ प्रेसिडेंट और ऑल ऑनररी मेंबर्स, यानी कि एक तरीके से ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल आपको जो है एक ओवरव्यू, रफ आइडिया तो होना चाहिए कि अगर गलती से आ भी जाए या एग्जामिनर का मन कर जाए आपसे पूछने का, तो एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया तो हो जिससे आप आंसर दे पाए। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो टेक्निकल इश्यूज कंसर्निंग वर्ल्ड एक्वेटिक्स, 6 एक्वेटिक डिसिप्लिन्स आर डिस्कस्ड बाय अ टेक्निकल कांग्रेस व्हिच मीट्स एवरी 4 ईयर, यानी कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो हर कंपटीशन के हो, उन सभी को टेक्निकल कांग्रेस के द्वारा डिस्कस किया जाता है। और टेक्निकल कांग्रेस जो है वो हर 4 साल में एक बार मिलती है। तो टेक्निकल कांग्रेस जो है इट हैज द फॉलोइंग एडिशनल नॉन वोटिंग मेंबर्स, ऑल मेंबर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेक्निकल कमेटीज, यानी कि नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं ये जितने भी टेक्निकल कमेटीज के मेंबर्स हैं,
वो सभी इसका पार्ट होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेसेस हैं, यानी कि वो भी बुलाई जा सकती हैं किसी भी टाइम पर, अगर कोई ऐसा मेन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यू अगर अराइज हो जाए तो उस इश्यू को डिले ना किया जा सके, तो ऐसे केस में भी जो है ये कांग्रेस कभी भी मिल सकती है, कभी भी मीट हो सकती है। कांग्रेस मीटिंग्स जो है ये चेयर की जाती हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एक्वेटिक्स। ये आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मीटिंग्स है उनको चेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब फिर बिटवीन कांग्रेस मीटिंग ऑफ द एंटायर मेंबरशिप, फिर एक छोटे 22 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड होते हैं कॉल्ड वर्ल्ड एक्वेटिक्स ब्यूरो। दे मीट टू एक्ट इन अ टाइमली मैनर ऑन आइटम्स दैट कैन नॉट वेट अंटिल द एंटायर बॉडी मीट। ये यहाँ पर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर क्या बात कही गई है, यानी कि जो कांग्रेस की मीटिंग होती है, तो कांग्रेस की मीटिंग होगी एक साल के अंदर। अब उससे पहले कोई इश्यू आ गया कि जिसको जो है डिस्कस करना पड़ेगा, जिसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स ब्यूरो जो बॉडी है इसकी, वो मीट करेगी टाइम टू टाइम उन सारे इश्यूज को डील करने के लिए जो कि वेट नहीं कर सकते। कब तक का? जब तक कि कांग्रेस की मीटिंग होगी। इट इज द ब्यूरो दैट इलेक्ट्स वर्ल्ड एक्वेटिक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी कि जो ब्यूरो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट करती है किसको? वर्ल्ड एक्वेटिक्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, जो भी एक तरीके से कार्यकर्ता जो अधिकारी होते हैं उनको। अब रोल ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड स्पिरिट ऑफ द रिस्पेक्टिव गेम्स एट इंटरनेशनल लेवल। यानी कि हर स्पोर्ट्स की एक अपनी इंटरनेशनल फेडरेशन है, तो उसका अपने स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी और उसकी स्पिरिट को मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पर उनका काम है। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आईओसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन और मोर स्पोर्ट्स ग्लोबली, यानी कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स को भी जो है एडमिनिस्टर कर सकती हैं और एक से ज्यादा स्पोर्ट्स की भी देखभाल कर सकती हैं। जो एफिलिएटेड नेशनल फेडरेशंस हैं वो मैनेज करती हैं स्पोर्ट्स को अपनी ही कंट्री के अंदर, और जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ओलंपिक चार्टर के अंदर, जो सिद्धांत दिए हुए होते हैं, उन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखती है। अब कुछ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फेडरेशन जो है वो किस स्पोर्ट से है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है सभी की। तो सभी का मैंने एक ब्रीफ आपके लिए डाला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन रिलेटेड सारी चीजों का देखभाल करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर जो है हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछा जाता है, या तो फुल फॉर्म पूछी जाती है या हेडक्वार्टर पूछा जाता है। फिर फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि सोकर, ये कहाँ पर है? इट इज बेस्ड इन जूरिच स्विट्जरलैंड, ये दूसरी हमारी है। फिर फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, यानी कि बास्केटबॉल से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को ओवरसीज करती है, माइज स्विट्जरलैंड। तो ये तीनों की तीनों इंटरनेशनल बॉडीज हैं। फिर कुछ रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल स्की फेडरेशन, FIS इंटरनेशनल स्की फेडरेशन। ये इंटरनेशनल स्कीइंग और जो स्नो बोर्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका हेडक्वार्टर है ओबरहोफन एम थुनरजी, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखती है, और ये कहाँ पर बेस्ड है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन यानी कि FIG, ये ग्लोबल लेवल पर जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में। पीना इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन गवर्न्स इंटरनेशनल जितने भी एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगेन लोसेन, स्विट्जरलैंड। फिर वर्ल्ड रग्बी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर रग्बी को की एक्टिविटीज को ओवरसी करती है, ये कहाँ पर बेस्ड है? डबलिन, आयरलैंड में। आपको हेडक्वार्टर सभी का याद करना है। फिर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित, कहाँ पर बेस्ड है ये? बुडापेस्ट, हंगेरी।
फिर वर्ल्ड ताइक्वांडो है, ये कहाँ पर बेस्ड है? सियोल, साउथ कोरिया में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, ये कहाँ पर बेस्ड है? कॉर्सियर सुरवेवे, स्विट्जरलैंड में। यानी कि रेसलिंग से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है, यानी कि इंटरनेशनल आर्चरी इवेंट्स को देखती है, संभालती है, लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन भी जो है लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो कि आइस स्केटिंग स्पोर्ट्स को जो है गवर्न करती है। फिर इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, जो कि बुडापेस्ट हंगेरी में है, जूडो के कॉम्पिटिशन्स को ओवरसीज करती है। तो ये सभी फेडरेशंस के जो है हेडक्वार्टर तो एटलीस्ट और फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज वेयर वी कम टू द एंड ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। थैंक यू सो मच।